अस्सलाम वालेकुम। जी हम आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और पिछले लेक्चर में हमने HTML के टैग्स को देखा था, जिसमें हमने एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। हेडिंग्स को देखा, पैराग्राफ्स को देखा, और किस तरह आप जो है वो एलिमेंट्स या टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट के ज़रिए आप उनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट देखा, जिसमें हमने कलर भी चेंज किया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज किया। और उसके बाद हमने लिंक को देखा कि हम लिंक किस तरह वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो ख़ास चीज़ है वो है इमेज, और इमेज को हम जो है वो वेबसाइट के अंदर किस तरह जो है वो लगा सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल इसमें स्टार्ट करेंगे स्टाइल से आगे, क्योंकि स्टाइल का टैग हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पिछले लेक्चर में हमने इसको कवर कर लिया था। अब हम इस फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं, और HTML के अंदर जो है वो फॉर्मेट किस तरह आप जो है वो बना सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, या कुछ बाकी बहुत सारे जो टैग्स हैं उनको भी हम देखते हैं। अब ये देख सकते हैं कि अगर पैराग्राफ को आपने बोल्ड करना हो, मतलब कि बोल्ड उसका जो है वो साइज़ बढ़ाना हो, बोल्ड करना हो, तो बी का टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। और अगर इटैलिक आपने फ़ॉन्ट साइज़ डायरेक्ट चेंज करना हो तो उसके लिए हम आई का टैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखना हो, मतलब कि सबस्क्रिप्ट नीचे थोड़ा सा आए और सबस्क्रिप्ट ऊपर, तो उसके लिए हम सब का जो टैग सबस्क्रिप्ट के लिए और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP का टैग जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे किस तरह चलाना है, सिंपल आपने इस कोड को लिखना है। कोई भी नोटपैड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++ रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, उसको आप यूज़ करें। HTML के कोड को करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है ये। और हम जो है वो एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसमें मैं ये कोड जो है, मैं तो ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हर लेक्चर में मैं कहता हूँ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका थोड़ा सा इसमें हाथ बैठेगा। उसके अलावा आपने इस फाइल को चलाने के लिए सेव एज़ के ऑप्शन के अंदर जाना है, और सेव एज़ के ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, फ़ाइल का नाम कोई भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नाम की ये फ़ाइल रख देता हूँ, और मैं इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपने .html की रखनी है। और इसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेना है, और जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो है HTML के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखना है कि ये फाइल एक क्रिएट हो चुकी होगी डेस्कटॉप के अंदर, जैसे ही आप इसकी एक्सटेंशन रखेंगे HTML। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं उसी तरह ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें HTML की टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो आती हैं। उसके बाद ये एलिमेंट्स हैं, इसको इनको आपने देखना है मज़ीद। जिस तरह बोल्ड का, स्ट्रांग का, आई का, एम्फसाइज्ड करने के लिए EM का टैग है, मार्क्ड करने के लिए मार्क का, स्मॉलर टेक्स्ट को स्मॉल के टैग के अंदर आप लिख सकते हैं। इनको भी आपने जो है वो अब जिस तरह ये स्ट्रांग की एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। अभी देख सकते हैं कि इसको भी उसने बोल्ड कर दिया। और उसके अलावा ये इटैलिक का हमने देख लिया है, EM का, इसको हम अब ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट को जो है ना वो एम्फसाइज्ड कर दिया इसने। उसके अलावा स्मॉल का एलिमेंट है, ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मार्क का मतलब है कि इस खास किस्म के टेक्स्ट को जो है ना वो मार्क कर दे। तो इसके लिए भी आप जो है वो मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिकली आपने उसको ये करना है मार्क। किसी भी टेक्स्ट को आप मार्क के टैग से वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट किसी चीज़ को करके यूज़र को बताना है कि ये चीज़ नहीं, यह चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने को डिलीट करके अगर न्यू चीज़ आपने लिखनी है, तो अब इस तरह आप डेल के टैग से ये चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
अब कोटेशन के अंदर आते हैं। कोटेशन में फॉर एग्जांपल जिस तरह सेम टू सेम हमने उसको कोट करना होता है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम जो है वो कोटेशन का टैग जो है वो यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम जो है वो अपना वो रेफरेंस जो है वो दे देते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है, तो इस वेबसाइट का मैं रेफरेंस दे देता हूँ साइट, ये ऑप्शन है, ये एक एट्रीब्यूट है साइट का, और ब्लैक कोड ये एलिमेंट है या टैग है, उसके अंदर आप इसको लिखेंगे तो ये एक प्रॉपर साइटेशन जो है वो कंसिडर होगी। उसके अलावा और ये इसकी डेफिनेशन भी है कि डिफ़ाइन करता है सेक्शन को जो किसी और सोर्स से जो है वो लिया हो, तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है इसको साइट करने का। जो शॉर्ट कोटेशंस हैं उनको करने के लिए आप जो है वो क्यू का टैग है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एब्रीविएशंस के लिए ABBR का टैग है। फॉर एग्जांपल इसको हम रन करके चेक करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी एब्रीविएशंस यूज़ की हैं और उनको लिखने के लिए आपने ABBR का टैग यूज़ करना है, जिसकी भी आप एब्रीविएशन जो है वो देना चाहते हैं। नीचे डॉट आपको नज़र आएंगे और ये जैसे ही इसके ऊपर कोई होवर करेगा तो उसको इसकी सारी एब्रीविएशन जो है वो शो हो जाएगी। और उसके अलावा एड्रेस का टैग जो है वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो सेट कर देगा। और अब हम आ जाते हैं कमेंट्स के ऊपर, बहुत ही ज़रूरी है ये, और ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है कि वो भी जो भी कोड करे उसके आगे कमेंट ज़रूर देता है कि ये कोड मैंने इस पर्पज़ के लिए ये किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कमेंट सिंगल लाइन कमेंट है, इसको आप जो है वो ये कमेंट ब्राउज़र चलाता ही नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ समझने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है, इधर मैं एक कमेंट करता हूँ कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस कोड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले पैराग्राफ। मतलब कि आपने इस तरह आप किसी दूसरे डेवलपर के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं कि इसको बताने के लिए कि ये इस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ हुआ है। उसके अलावा मल्टी लाइन और कमेंट्स को हाइड भी आप कर सकते हैं, और ये तो सिंगल लाइन कमेंट था, और मल्टी लाइन भी कमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद HTML कलर्स के ऊपर आते हैं। ये सारे कलर्स के नाम के ज़रिए भी आप कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आप जो है वो कोड के ज़रिए भी कलर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टाइल एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हमने बैकग्राउंड कलर के आगे जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है वो हेलो वर्ड के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा इसका। अगर सिर्फ आप कलर रखेंगे तो वो जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम ट्राई करें, इसका ये बैकग्राउंड कलर है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये उस पूरे हेडर का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो वो पूरे इसके बैकग्राउंड को ही चेंज कर देगा। उसके अलावा 3 तरीके से आप कलर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक RGB का तरीका है, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर आपने वैल्यू जो है वो लिखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इस कलर को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो रेड कलर 66, रेड की वैल्यू 60 है, ग्रीन की जो है 179 है। इस तरह आप कोई भी, अब ये देखें, अब ये ब्लू की जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर जो है वो एक शेड जो है वो बढ़ता जाएगा। ये अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर है, ये मैंने लगाना है, तो सिंपल आपने इस कोड को कॉपी करना है और उसी तरह ही इसको जो हमने रिसेंटली ये ओपन किया था इसके अंदर हम डॉज ब्लू के जगह ये भी हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह दूसरा तरीका है हैक्स का, सबसे ज़्यादा जो है वो यही तरीका यूज़ होता है। अब अक्सर
इसको ज़्यादा देखते हैं। ये हेक्साडेसिमल का तरीका है। जो भी सिर्फ आपने कलर के आगे इस कोड को आपने लिखना होता है, जो भी कलर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब हम थोड़ा सा इसको CSS को देखेंगे कि आप HTML लैंग्वेज के अंदर एक दूसरी लैंग्वेज जो CSS है उसको आप किस तरह एम्बेड कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि स्टाइल का एट्रीब्यूट ही यूज़ होता है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, किसके अंदर, HTML के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देखते हैं। 3 तरीके हैं जी इसके CSS को अपनी HTML के अंदर आप एम्बेड करने के 3 तरीक़ों से आप जो है वो इसको एम्बेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। पूरा इसका नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। लेआउट ऑफ वेब पेज तो आपने बना लिया, आपने HTML को यूज़ करके जो वेब पेज का लेआउट है वो सारा सेट कर लिया, बिल्कुल ओके है। मगर उसके डिफ़ॉल्ट जो कलर हैं उससे आप जो है वो लेआउट बनेगा। मगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से उसका जो लेआउट का कलर है, लेआउट का कोई स्टाइल है, लेआउट का कोई साइज़ है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर हम कोई चेंज करना चाहें वेबसाइट का तो वो ईज़िली हम जो है वो CSS के ज़रिए हम उसको कर सकते हैं। जिस तरह के नीचे ये लिखा भी है कि विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज़ ऑफ टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किसी एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एलिमेंट्स पोजीशन उनकी क्या है, और बैकग्राउंड इमेजेस उनकी हम लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स हम उनका डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने पीछे इसकी एक एग्जांपल देखी है। और डिफरेंट डिस्प्लेज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। अब ये आप अक्सर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो अगर वो ख़राब हो जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेबसाइट उस डिवाइस की विड्थ के मुताबिक बनी ही नहीं थी। मतलब कि मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए होती है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी आप जो है वो CSS इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एक वेब पे का लैपटॉप पे जो साइट खुलती है वो मोबाइल पे भी उसी रिस्पॉन्सिव तरीके से जो है वो ओपन हो जाए। तो अब हम चलते हैं जी इसके आगे 3 तरीके इसके पढ़ते हैं कि कौन से 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो CSS को HTML के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। बारी बारी हम इनकी एग्जांपल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद एग्जांपल हम इसको करेंगे। इनलाइन जो है वो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, मतलब कि एलिमेंट के अंदर जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे भी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल इमेज का जो टैग है उसकी विड्थ एट्रीब्यूट है, उसका हाइट एट्रीब्यूट है, उसका SRC एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम उसका सोर्स देते हैं कि ये इमेज जो है वो किधर पड़ी हुई है। तो अब ये स्टाइल के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपने CSS किसी हाश टैग के ऊपर आपने CSS को इम्प्लीमेंट करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप उसको, मतलब कि एलिमेंट के जो टैग है उसके अंदर ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है इंटरनल का, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये तरीका भी प्रोफेशनल लोग जो है वो यूज़ करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट का कोड देखें तो उसके जो हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर तकरीबन कोई अगर आपको ज़्यादा मतलब कि CSS है तो वो आप हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के टैग के अंदर वो 5-6 प्रॉपर्टीज़ या 10-15 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी आप जो है वो CSS की लिख सकते हैं। और ये हेड सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। जैसे ही हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने से ही आपको इसकी समझ आनी है। तो प्रैक्टिकल भी इसी लेक्चर में हम करेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है एक्सटर्नल बाय यूजिंग लिंक। फॉर एग्जांपल ये एक मैं आपको छोटा सा इसका एक डेमो देता हूँ कि आगे जाके हम जो है इंशाल्लाह ताला ये टास्क आपको मिलेगा जिसके अंदर आपने जो है वो सर्च इंजन जो है वो बनाना होगा, और ये PHP को यूज़ करके आपने सर्च इंजन बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिस्प्ले है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सारा बूटस्ट्रैप का कोड है, आपको मैंने बूटस्ट्रैप का बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था कि CSS का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें क्लासेस बनानी नहीं पड़ती, पहले से बनी हुई क्लासेस होती हैं। थोड़ा सा इसके कोड को देख के मैं आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करूँगा कि जो एक्सटर्नल CSS है वो किस तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं।
तो ज़्यादातर लोग जो है वो लिंक को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लिंक के ज़रिए वो CSS का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बूटस्ट्रैप ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको लिंक के ज़रिए भी हम जो है वो असेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटाबेस में हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ गुजरात हॉस्पिटल, तो आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल की पिक्चर भी आ गई। अब ये पिक्चर बाकायदा डेटाबेस के अंदर स्टोर थी और डेटाबेस के अंदर जो से वो रिकॉर्ड ले के मुझे उसने इधर फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाया। और अब ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ है, पहले ये डेटा इंसर्ट कैसे हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। ये अगले जब हम PHP को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये टास्क आपको प्रॉपर असाइन होगा। फ़िलहाल हम इसका जो हो मेन मकसद था बताने का वो ये था कि एक्सटर्नल CSS को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके कोड को थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसा कि इसका कोड जो है वो index.php फाइल के अंदर मैंने रखा हुआ था। अब आप ये देखें कि मैंने हेड के अंदर एक लिंक यूज़ किया है CSS का। अब आप ये देख सकते हैं कि href का टैग मैंने यूज़ किया है। href का टैग किस लिए हम यूज़ करते थे, लिंक देने के लिए। अब ये जो आगे मैंने लिंक दिया है https maxcdn bootstrap, अब ये bootstrap का ऑनलाइन लिंक है, मतलब कि मैं एक ऐसी चीज़ को सर्च कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ओपन जैसा कि मैंने किया हुआ था, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। अब ये सारा, अब जिस तरह अब ये बटन जैसे मैं इसके ऊपर माउस का ये लेके जाता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। तो जैसे अब ये ब्लिंक भी कर रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेट जो है वो ऑफ़ करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसका जो है ना वो हिस्ट्री मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र के कैशे के अंदर जो है वो CSS की फाइल्स जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। इनको जो है वो मैं डिलीट करता हूँ। ये अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि आप CSS में चेंज करते हैं मगर वो ब्राउज़र पे होता नहीं है, तो दरअसल वो कैशे के अंदर जो है वो कैशे मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं, जिसकी वजह से वो होता नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हेल्थ गाइड को प्रॉपर मैंने रिस्पॉन्सिव किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। अब ये मैंने प्रॉपर CSS इम्प्लीमेंट की हुई थी इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, वो भी ख़त्म हो गई। अब ये बटन जो डिफ़ॉल्ट बटन था जो HTML के ज़रिए मैंने बनाया था, ना इसकी कोई स्पेस लेंथ का पता है, ना इसकी कोई पोजीशन और विड्थ सेट हुई है, ये बग़ैर CSS के इस तरह ये डिस्प्ले होगा। कोई इनका जो है ना वो एक ख़ास तौर पे जगह नहीं है। अब जैसे ही मैं अपना नेट ऑन करूँगा वो लिंक से वो CSS की सारी फाइल्स जो है वो उठाएगा। कौन सी फाइल्स, जो मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये इमेज का लिंक है और उसके आगे ये क्लास मैंने इस्तेमाल किया है इमेज फ्लूइड की। अब ये क्लास बूटस्ट्रैप की क्लास है, अगर और ये क्लास का कोड किधर पड़ा हुआ है, ये ऑनलाइन इस लिंक के ऊपर। मतलब कि आपका ये कोई सरोकार नहीं है कि वो कोड किधर पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ उस क्लास का नाम इधर लिखना है, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो आपके टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जिस तरह अब ये नीचे फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ की है, अब ये बटन आउटलाइन प्राइमरी की क्लास यूज़ हुई है। बटन को वो जिस तरह वो ब्लू हो जाता था, मैं होवर करता था और उसका साइज़ भी सेट हो गया, वो सारी चीज़ें ये इस क्लास की वजह से जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं। अब ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनका सारा कोड ऑनलाइन अवेलेबल था इधर। अब मैं दोबारा अपना नेट ऑन करता हूँ क्योंकि वो असेसिबल नहीं है फ़ाइल। अब जैसे मैं अपना इंटरनेट ऑन करूँगा तो ये फ़ाइल जो है वो असेसिबल जो है वो हो जाएंगी। अब हम दोबारा इसके ऊपर चलते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। जो दो CSS है, एक इनलाइन हमने देखी। इनलाइन तो टैग के अंदर ही हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं, जो अभी आपने प्रैक्टिस भी की है। और इंटरनल CSS हम हेड के सेक्शन के अंदर लिखते हैं, जिसके अंदर हम एक फ़ोल्डर के अंदर भी मतलब कि फाइल्स रख के उसका पाथ हम दे देते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं। मगर जो एक्सटर्नल CSS है वो आपके फ़ोल्डर के ही बाहर पड़ी होती है। मतलब कि यहाँ किसी ऑनलाइन लिंक से आप उसको देख लें, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके किसी अलग फ़ोल्डर में वो फाइल जो है वो पड़ी होगी, तो आपने उसको उधर से असेस करना होगा। फिर दोबारा मैं बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इनलाइन CSS जो है वो टैग के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरनल CSS जो है वो हम हेड के सेक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।
और जो एक्सटर्नल CSS है या वो हम ऑनलाइन लिंक ही इस्तेमाल करेंगे या फिर हम फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर के अंदर हम CSS की फाइल्स रख के, जैसा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो FYP हो गया या मतलब कि जो क्लाइंट के लिए हम बड़ा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक अलग फोल्डर होता है CSS के नाम से, जिसके अंदर हमने सारी फाइल्स जो हैं वो CSS की रखी होती हैं एक अलग एक्सटेंशन के साथ, जिसका आगे .css की एक्सटेंशन लगती है। तो अब हम ये अब आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है बूटस्ट्रैप से। ये उसने जनाब उसका ये और लोकेशन भी सेट कर दी, उसकी विड्थ हाइट भी सेट कर दी, और ये उसने टेक्स्ट बॉक्स को खूबसूरत सा ये बना दिया पीछे से कलर करके, और ये बटन भी ये बूटस्ट्रैप से सारा कुछ हुआ है बगैर CSS का कोड किए। और ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल मैं इधर H लिखता हूँ तो H जिस भी डेटा के अंदर H का मैच होगा, क्यूरीज का ही इस्तेमाल हुआ है डेटाबेस की। अब फॉर एग्जांपल ये रहमान क्लिनिक के अंदर H का इस्तेमाल हुआ है तो वो H वाला मेरे पास आ गया, गुजरात के अंदर H है तो गुजरात का वो आ गया। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ S का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो जो S वाली चीज़ें हैं अब वो आ जाएंगी। जिस तरह पिम्स इस्लामाबाद के अंदर S है तो पिम्स इस्लामाबाद का डेटा आ गया, इस तरह इमेजेस भी। तो ये सारा PHP का काम है, हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर्स में इसको भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम CSS की 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, बारी बारी हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले है जी इनलाइन CSS, जिसको हम पहले कर भी चुके हैं, और ये एक तरीका है CSS को HTML के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करने का। और एन इनलाइन CSS इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू सिंगल HTML एलिमेंट। किसी एक ख़ास एलिमेंट के अंदर अगर आपने CSS को इम्प्लीमेंट करना हो, वैसे तो CSS के सिलेक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। जब हम सिर्फ एक अलग से लैंग्वेज ट्रीट करेंगे CSS को तो उसमें हम सिलेक्टर्स को देखेंगे, जिसमें आप एक ख़ास किस्म के टैग्स के ऊपर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सारे टैग्स के ऊपर भी आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो एक मेन पार्ट होगा हमारा CSS को समझने का। तो सबसे पहले तो ये इनलाइन CSS है, इसको हम देखते हैं। इसका जो है वो कोड हम अपनी जो फाइल हमने मेन फाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, इसको हम जो है वो उधर चलते हैं। फॉर एग्जांपल इस फाइल को आपने एडिट करना है तो लेफ़्ट क्लिक में आपको ये नीचे अगर आपने नोटपैड++ इंस्टॉल किया होगा तो ये एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो ये आप ये समझ लें कि हर टैग के अंदर ही स्टाइल के एट्रीब्यूट के ज़रिए हम जो है वो CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कलर को कंट्रोल करना है तो कलर के आगे ब्लू, तो ये इसका चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। अगर हम उसका बैकग्राउंड चूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल हमने इधर बैकग्राउंड लिखना है और इसका ये बैकग्राउंड कलर अब चेंज हो जाएगा, बजाय इसके कि वो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो। इस तरह मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आपने जहन नशीन करना है। तो वो प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ आपको पता हो कि ये काम जो है वो इस प्रॉपर्टी से वो होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म ईज़िली हो जाएंगी आपकी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका बजाय इसके कि वो कलर चेंज हो, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो गया। इस तरह मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके आप उसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं उस सारी चीज़ों को। तो ये थी इनलाइन CSS। अब हम आते हैं इंटरनल CSS के ऊपर, जो आपके हेड सेक्शन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। हेड सेक्शन के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा कोड को समझ लेते हैं कि इस हेड सेक्शन के अंदर मैंने स्टाइल का एक अलग से टैग इस्तेमाल कर लिया, मतलब कि अलग से एक टैग इसको मैंने बना दिया स्टाइल को, और स्टाइल के अंदर मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया पाउडर ब्लू। अब ये बॉडी का टैग जो है वो जाहिर सी बात है बॉडी के टैग के अंदर ही सारे टैग आएंगे, तो वो जितने भी टैग आएंगे सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है इंटरनल CSS का। ये तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने वो सारे टैग्स के ऊपर एक ख़ास किस्म का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कराना हो। फॉर एग्जांपल अब हमने बॉडी के ऊपर वो सारी चीज़ें परफॉर्म करवानी है, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर वो सारी बॉडी के अंदर H1 और P1 का उसका बैकग्राउंड कलर भी सारा ये चेंज हो चुका है पाउडर ब्लू का। अब उसके अलावा H1 का कलर हमने ब्लू रखना है तो वो उसका ब्लू हो गया, P का कलर हमने रेड करना है तो उसका कलर जो है वो रेड हो गया। अब ये एक बात जो है वो आपने समझनी है इधर कि जिधर भी अब हम H1 इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो स्टाइल के अंदर मैंने H1 को ब्लू सेट किया हुआ है। अब जिधर मैं H1 यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल इधर मैं जो है वो 3-4 दफ़ा H1 यूज़ कर रहा हूँ,
तो इन सारे H1 का कलर मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है हर एक टैग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो सारे टैग्स के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि स्टाइल के अंदर मैंने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट जो है वो कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको अपने कोड के अंदर इसी तरह आपने मतलब कि अलग फाइल्स नहीं बनानी, एक ही फाइल के अंदर सारे कोड को आपने लिखना है। अब इसमें मैं HTML के नीचे ये स्टाइल का, अब इसके अंदर एक हेड का टैग भी मैं बना देता हूँ क्योंकि उसका हेड था ही नहीं। तो अब ये जिधर जिधर भी अब बॉडी का कलर जो है वो पाउडर ब्लू हो जाएगा, जिधर जिधर H1 यूज़ हुआ है उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अब इसको हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये जब हम उसको सिलेक्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये अगर ये आपस में टकरा जाएं, मतलब कि ऊपर हेड के अंदर स्टाइल के अंदर मैंने ब्लू दिया हुआ है, नीचे मैं रेड देता हूँ, तो कौन सा पहले चलेगा। ये सारी चीज़ें हम सिलेक्टर्स को जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, जब हम CSS के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जाके देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका बेसिक समझना है। अब बॉडी का कलर जो है वो पाउडर ब्लू है, H1 का कलर जो है वो ब्लू है और P का कलर जो है वो रेड है। अभी जितने भी P मैं इधर इस्तेमाल करूँगा उनका कलर जो है वो रेड ही होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको मैं सेव करता हूँ तो ये कलर जो है वो सारे का, इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे टैग्स का जो है वो पीछे बैकग्राउंड जो है वो पाउडर ब्लू और जितने भी वो टैग हैं वो रेड और जो हेडिंग है वो ब्लू हो गई है। जिधर जिधर में मैं यूज़ करूँगा ऑटोमेटिकली उसका जो कलर है वो ऑलरेडी इधर सेट होगा। तो अब आगे हम चलते हैं एक्सटर्नल CSS की तरफ, और एक्सटर्नल CSS के अंदर हम, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें ये देखें, इसमें हेड के अंदर क्या हो गया, लिंक दे दिया, मतलब कि लिंक क्या दे दिया, जिधर ये फ़ाइल पड़ी होगी उसी फाइल का आपने लिंक देना है। तो फोल्डर के अंदर का लिंक भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगा कि फ़ोल्डर के अंदर अगर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसका लिंक कैसे लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये href का मतलब क्या है कि जिधर ये फ़ाइल मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अदील अहमद के नाम से जो फ़ाइल मौजूद है उधर ही ये style.css की अलग से फ़ाइल पड़ी हुई है, मतलब कि उस फाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मौजूद है। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया अपने कोड के अंदर, मैं इसको जो है वो देखूँगा इसको कैसे मैंने देखना है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये कहा था कि एक अलग से इधर फाइल आपने पहले क्रिएट कर लेनी है, उसी तरह ही आपने नोटपैड पे जाना है, नोटपैड पे जाके एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपने CSS के सारी क्लासेस को लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सारी क्लासेस ही ट्रीट होंगी, इसको बेशक आप डिलीट कर दें, हेड को भी स्टाइल को भी। तो इधर आपने इनको जो है वो पेस्ट कर देना है और इसी तरह इसके आगे सेव एज लगाना है। अब इधर आपने उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्टाइल ही रखें। मैं इसका नाम जो है वो चलें ये रख देता हूँ, कोई भी जो भी आपके जहन में आए। और इसकी एक्सटेंशन आपने ध्यान से CSS की रख देनी है ताकि ये CSS की फ़ाइल, ये देखें ये ऑटोमेटिकली CSS की फ़ाइल जो है वो बन चुकी है और ये एक अलग फ़ाइल मौजूद है alitrust.css के नाम से। अब इसका जो है वो मैं लिंक सेट करूँगा। अब इसका लिंक मैंने इधर हेड के सेक्शन के अंदर जो है वो इसका लिंक मैंने देना है। अब ये स्टाइल को मैं बिल्कुल काट देता हूँ जिस तरह हमने उधर लिंक देखा था। मैं तो चलो जल्दी करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मगर आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बार बार मैं यही आपको ताकीद कर रहा हूँ। अब हेड के अंदर मैंने ये लिंक दे दिया। अब ये style.css, अब ये जिधर जिधर भी P यूज़ होगा वही सेम टू सेम चीज़ें सारी इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये है जी एक्सटर्नल CSS, जिसमें जो ये फाइल्स पड़ी हुई हैं alitrust.css की। अब आप ये देख सकते हैं, अभी इसका शायद कोई थोड़ा सा हमने उसका लिंक जो है वो नाम नहीं चेंज किया। ये सब को इशू आएगा कि नाम इसलिए मैंने चेंज किया था ताकि आपको आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं।
अब इधर फाइल का जो नाम मैंने रखा हुआ है वही मैंने इधर रख देना है, बिल्कुल alitrust.css इस फाइल का नाम था। अब ये फ़ाइल जो है वो चलनी चाहिए, अब इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह जो है वो नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो रन हो चुकी है। अब ये जो CSS यूज़ हुई है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। 3 तरह के CSS को हमने देखा है। इसके जो मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आपने देख लेने हैं। इसके नीचे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी इन्होंने दी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट फैमिली आपने चेंज करनी है या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये मज़ीद चीज़ें आप जो है वो ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। अब CSS का बॉर्डर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। पैराग्राफ का अगर कोई बॉर्डर वगैरह आप लगाना चाहते हैं, जिस तरह अब ये पैराग्राफ का बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आगे उसका ये साइज़ दे के तो आगे उसका बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसी तरह ये आपने इसको कॉपी करके वो इम्प्लीमेंट कर लेना जिस मर्ज़ी तरीके से, जो भी CSS का तरीका आप चाहते हैं। अब बॉर्डर के आगे CSS पैडिंग है। पैडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि CSS के अंदर जो है वो स्पेस एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेस है उसको ये मैनेज करता है। पैडिंग का जो प्रॉपर्टी है ये उसको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी पैडिंग जो है वो कम करते हैं, अगर हम 10 रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो बॉक्स की स्पेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो हम अगर इसको फॉर एग्जांपल 30 की जगह 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल्स, ये px का मतलब है पिक्सल्स, तो ये स्पेस उसकी मज़ीद जो है वो बड़ी हो जाएगी। ये आप वेबसाइट के अंदर अक्सर देखते होंगे कि एक टेबल के अंदर एक दूसरे कॉलम से दूसरे कॉलम की जो स्पेस होती है उसका ये सारा बताता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैडिंग। इस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखते हैं। मार्जिन की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ये वो वाली प्रॉपर्टी हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी CSS के अंदर हम जाएंगे तो इसके मज़ीद इसकी डेप्थ में जाके हम देखेंगे कि इसके मज़ीद चीज़ें जो है वो कौन सी हैं। अब ये मार्जिन का मतलब क्या है कि जो हम अब ये वो चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमने पैडिंग तो इसके अंदर वाला साइज़, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये दिस इज़ अ पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसके दरमियान जो एलिमेंट का साइज़ है उसको वो पैडिंग करता है। मगर जो मार्जिन है वो इसके जिधर से उसने स्टार्ट होना है ये वो चीज़ मैनेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 50 की जगह हम जो है वो 80 करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो इसकी ये वाली इसकी जो स्पेस है बॉर्डर के साथ, जो मेन बॉर्डर के साथ, वो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर से वाली जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई है। अब ये देख सकते हैं कि इसके दरमियान में ऊपर से नीचे से सारा मार्जिन जो है वो बढ़ चुका है। अब पैडिंग से जो अंदर वाला एलिमेंट है वो कंट्रोल होगा, और मार्जिन से जो इसके बाहर वाली जो स्पेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मार्जिन अगर मैं 20 रखता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये मज़ीद अपने एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा लिंक टू एक्सटर्नल CSS ये भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। ये ऑनलाइन लिंक का आपने किस तरह देना है, ये ऑनलाइन लिंक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लिंक जो ऑनलाइन CSS की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट के अंदर स्टाइल CSS की फ़ाइल पड़ी हुई है, इस ऑनलाइन लिंक को भी हम जो है वो चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। ये फ़ाइल का लिंक हम अपनी फ़ाइल का लिंक नहीं देते, ऑनलाइन जो फाइल का लिंक है वो हम दे के देखते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये ज़्यादातर बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ होती है अगर आप ज़्यादा कोड नहीं करना चाह रहे। वैसे तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड भी हो जाती है, वो एज आ एक्सटर्नल CSS आप ऑफलाइन लिंक भी उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने लोकल होस्ट पे उस वेबसाइट को नहीं चलाना। तो जैसा कि हम इसके अंदर हम लिंक को हमने कॉपी किया है, अब ये ऑनलाइन फ़ाइल मौजूद है। अब इसको उसी तरह ही चलना चाहिए जिस तरह ये ऑलरेडी चल रहा था। अब इस फाइल को बेशक आप डिलीट भी कर दें तो फिर भी क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है फ़ाइल, तो ये अब फाइल उसी तरह ही रन हो गया। अब ये देख सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी वो ऑनलाइन हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। और उसके बाद हम इसके आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल भी आप देख लें। अब ये एक चीज़ थी जो मैं बतानी भूल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़रूरी नहीं है कि सारी फाइल्स आप CSS की
इसके अंदर ही रखने हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जो अक्सर प्रोजेक्ट्स में भी हम करते हैं। मेन फाइल के नाम से मैं जो है एक फ़ाइल फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर मैं जो है वो इस फाइल को HTML की फ़ाइल को, फॉर एग्जांपल ये मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है ताकि अगले बंदे को समझ आए कि कौन सी फ़ाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो इसको आप इस फोल्डर के अंदर रखें और मैं इधर जो है वो CSS का एक मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ताकि जो जितनी भी CSS की फ़ाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर आ जाएं। इस फोल्डर का नाम मैं CSS रख देता हूँ और ये जो फाइल्स हमने डिलीट की थी इसको हम रिकवर करते हैं। हाँ भाई हाँ, चलो हम इसको दोबारा ही क्रिएट कर लेते हैं अगर ये नहरे कर रहा है तो। जी अब इसमें जाके मैं ये CSS के फ़ोल्डर के अंदर एक नई फ़ाइल मैं क्रिएट करता हूँ। न्यू के अंदर जाके भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, मगर इसकी जो एक्सटेंशन है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ओपन करें फ़ाइल को, ये आप सारी फ़ाइल, और ये फ़ाइल के अंदर जाके सेव एज़ के अंदर आपने जाना है तो इसकी एक्सटेंशन आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये .txt से इसकी एक्सटेंशन आपने चेंज करनी है .css, तो ये CSS की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि CSS की एक्सटेंशन के साथ ये आगे उसकी टाइप भी ये डिस्प्ले करवा देगा। और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस HTML के फाइल के ऊपर, तो हमने सिंपल क्या करना है, जो हमने ये लिंक दिया हुआ है इस लिंक को हमने सिंपल रिमूव करना है। अब इधर मैंने उसका पाथ देना है। फॉर एग्जांपल किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, CSS के फोल्डर के अंदर, और फाइल का नाम क्या है, अलीट्रस्ट। तो ये ऑटो, और आगे फाइल की एक्सटेंशन भी मस्ट लिखनी है आपने। फॉर एग्जांपल इस लिंक का मतलब क्या है कि जिधर ये फाइल पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये HTML की जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है CSS, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है alitrust.css। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही तरीका यूज़ होता है क्योंकि इसी को ही इस्तेमाल करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये देख सकते हैं कि CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसी तरह ही आपने नीचे वाली सारी एग्जांपल्स को भी देखना है, और ये सारी चैप्टर समरी ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। कलर, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। CSS की प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, अब तकरीबन हर ही प्रोजेक्ट में ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा लिंक्स को हमने देखा था, और लिंक्स को हमने आपने मज़ीद जो है वो इसको देख लेना है कि लिंक की भी आगे कुछ टाइप्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिंक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अच्छी चीज़ है सेल्फ, अगर आप टारगेट ब्लैंक करेंगे, इसकी हम चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जिधर कोड पड़ा होगा उस कोड को ये सारा ख़त्म करके उधर ही ये लिंक को ओपन कर देगा। मतलब कि जिधर ये फाइल ओपन है उधर ही उसी पेज पे ये इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ये अगर आप टारगेट के आगे ये ब्लैंक का आप रखते हैं, और अगर आप ये सेल्फ ओपन करते हैं इसको, तो ये जिधर ये कोड पड़ा हुआ है उधर ही बॉक्स के अंदर ये ओपन हो जाएगा। और ये नीचे हम इसका खुद ही इसको करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैंक पे क्या था, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था वो एक अलहदा फाइल, मतलब कि उस पुरानी फाइल को उसने पीछे धकेल दिया और वो अलहदा से एक लिंक उधर ओपन हो गया। मगर सेल्फ क्या करेगा, उसी आपके टैब के अंदर ही वो फाइल जो है वो ओपन कर देगा। जिस तरह ये इधर ओपन हो गया, अब ये
पेरेंट क्या करेगा, ओपन द डॉक्यूमेंट्स इन द पेरेंट फ्रेम, एक ख़ास किस्म के फ्रेम के ऊपर जो है वो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके अलावा हम ये एब्सोल्यूट्स यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल्स को हम देखेंगे कि इनका क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा ये इमेज एज अ लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इमेज के पीछे फॉर एग्जांपल ये इमेज कोई भी आप लाएं, इमेज जैसे ही आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एज अ लिंक अगर उसको आपने ट्रीट करवाना है तो ये इसका कोड है। उसी तरह ही आप ये रिलेटिव लिंक को यूज़ करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बटन एज अ लिंक के लिए सिर्फ आपने बटन का टैग है वो आपने इस्तेमाल करना है। सबसे ज़्यादा तो यही इस्तेमाल होता है लिंक के लिए। ये उसकी लोकेशन है। ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जैसे ही उसके ऊपर क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए क्या ये कौन सा पेज ओपन हो, default.asp वाला। तो ये जिस के अंदर ये लिंक होगा उसी वेबसाइट को ये जो डिफ़ॉल्ट होगा पेज, उसी पेज को ये ओपन कर देगा। तो ये लिंक्स को आपने ये मज़ीद देखना है। उसके बाद आपने इमेजेस को देखना है और ये फेविकॉन को देखना है। इमेज को रिस्पॉन्सिव आप किस तरह कर सकते हैं, डिस्प्ले आप किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसको मज़ीद आपने जो है वो एक्सप्लोर करना है। ये ALT एट्रीब्यूट और ये सारी चीज़ें, इमेज का साइज़ विड्थ, ये भी हम पिछले लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। स्टाइल और ये सारी चीज़ें। अगर किसी और फोल्डर में वो इमेज पड़ी हुई है, जिस तरह जैसे ही हमने CSS को देखा सेम उसी तरह यही वो तरीका है उसका, किसी और फोल्डर के ज़रिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, इमेज मैप और बैकग्राउंड इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपने इनको कवर करना है। उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला टेबल्स के आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे। थैंक यू।